हाँ हाँ बिल्कुल। बंद कर दिए। हाँ ये वो नहीं, वो ऑफ हो जाती है। डिस्कनेक्ट हो गया। अरे यार। सबको वॉइस आ रही है? कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया हमारे ह्यूमन बॉडी की एक सेल के अंदर हो रही है, चाहे किसी भी चीज को देख लीजिए आप, प्रकृति पर जो भी मौजूद है उसके एक सेल के स्ट्रक्चर को हम अगर स्टडी करेंगे तो उनके अंदर भी ये सारी प्रक्रियाएं मिलेंगी। जैसे लकड़ी के अंदर होता है हार्डवुड, दिस इज द इनएक्टिव पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री बट कंपोज ऑफ द डेड सेल्स, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ऑफ द ट्री। ये हमारे पेड़ को, जो भी हमारा प्लांट होता है, स्ट्रेंथ देता है। और इसी प्रकार हमारे अंदर बॉडी के अंदर बोन मैरो होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह हमारे बॉडी में अंदर है, ये बोन मैरो की तरह हमारी बॉडी में। ठीक है। इसके बाद सेप बूट जाइलम जिसको हम बोलते हैं, कैरी वाटर एंड मिनरल्स ऑफ द ट्री फ्रॉम द रूट। ये हमारे ये जो हिस्सा है सेप बूट, ये हमारे पेड़ से, जड़ों से, रूट से क्या करता है, पानी को बॉडी में ऊपर उठा रहा है, मिनरल्स उठा रहा है। जस्ट लाइक ए किडनी, जस्ट लाइक ए किडनी। आप समझ में आया? जब इसीलिए इसीलिए कभी कभी कोई पेड़ सड़ता है तो आपने देखा होगा कि उसके तने के अंदर पानी या वो आ जाता है जिसको हम गम बोलते हैं। कभी आपने देखा, जिसको आयुर्वेद में गुग्गल बोला जाता है, वो गुग्गल यहीं से निकलता है, पेड़ के सेप बूट पार्ट से। इसलिए उस पेड़ को, किसी जब पेड़ के अंदर से गूगल निकालनी होती है तो उसको ऐसे ऐसे छेद किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। उसके अंदर से ये जो वाटर जो इंक्रीज कर रहा है, ये जो वाटर एंड मिनरल्स, इसलिए गूगल ज्यादा फायदेमंद क्यों होता है, क्योंकि वो जो रूट से, जो पेड़ की जो ट्री से जो मिनरल्स आ रहा है, वो अर्थ के अंदर से मिनरल्स आ रहे हैं, प्योर मिनरल्स आ रहे हैं। इसलिए उसको सबसे ज्यादा गूगल को अल्कलाइन माना जाता है। इसलिए ट्री द फ्रॉम द रूट्स एंड द लीव्स एंड द अदर लोकेशन, और ये पत्तियों तक भेजता है, सेम चीज। इसके बाद केबियम द केबियम इज द व्हाट द मेक द ट्रंक ब्रांचेज एंड रूट्स ग्रो एंड लार्ज एंड डायमीटर। ये मोटाई, पेड़ की मोटाई और थिकनेस को कम ज्यादा करता है। ठीक है ना? सेम चीज सेम वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आउटर बर्क, आउटर कंपोज ऑफ द डेड सेल्स। आपने कभी पेड़ का तना देखा, आप उनको काट दो या डेड सेल की तरह दिखता है। जैसे किसी आदमी को सोराइसिस हो जाए, उसकी स्किन डेड सेल्स की तरह दिखती है। समझिए बात को। इसलिए सोराइसिस इज द एक्सेस वुड एंड मेटल। सोराइसिस में क्या होती है, खुजली। इसलिए कहते हैं वायु दोष वाला खाना मत खाना, क्योंकि आउटर वर्क, जिस प्रकार से पेड़ के अंदर आउटर वर्क हार्ड होती है, उसी प्रकार से जब वायु आपके अंदर अधिक होती है तो आपके बॉडी के आउटर पार्ट्स को हार्ड कर देती है अपनी बॉडी की तरह, और हम रगड़ते रगड़ते चम्मच से, खुजली से, चाकू से घिसते हैं। समझ में आया? दिस इज द एक्सेस विंड, एक्सेस वुड एलिमेंट। आप समझ में आया? सेम थिंग।
यस सर। उसके बाद अब आते हैं पत्तियों के अंदर। ये तो हो गया बॉडी की बात। अब आते हैं लीव्स। और लीव्स के अंदर भी आप देखेंगे ये स्टेम सेल, तना, और ये वेन्स है, छोटी छोटी वेन्स। हमारे अंदर भी वेन्स होती हैं, लीव्स के अंदर भी वेन्स हैं। कहने का मतलब सिर्फ हमारा इतना है कि जो जो एक्टिविटी आपके सेल के अंदर हो रही है, वो सेम हर हर चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो इंसान हो, हर एक चीज के सेल के अंदर ये प्रोसेस हो ही रहे हैं। इसीलिए किसी भी रचना को, किसी भी स्ट्रक्चर को बनने के लिए हमने क्या पढ़ाया था? मोशन, यानी हीट। हीट जरूरी है, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। बात वहीं आएगी। इन्वायरमेंट, वही इन्वायरमेंट यहां भी चाहिए। अब ये चार, अब हम इतना बात, इस बात से ये हमें समझना चाहिए कि हम चाहे हम एक्यूपंक्चर, हम प्लांट का भी एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। अब समझ में आई आपको ये बात? हम एनिमल का भी एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। इसलिए चाइना के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर प्लांट का भी एक्यूपंक्चर होता है, एनिमल्स का भी एक्यूपंक्चर होता है। समझ में आया बात? क्लियर राइट सर। होगी? हाँ जी सर। अब हम बात करते हैं, तो जो वुड की जो एनर्जी थी, जो वो है विंड एनर्जी। अब विंड को हम हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा। अब हवा को हम थोड़ा सा देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने और धार्मिक संस्थानों ने क्या कहा। वायु, यानी उसको आयुर्वेद की भाषा में हम वायु कहते हैं, लेकिन वायु एक विषम मिश्रण का एक उदाहरण है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड ऑर्गन से अलग कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं। सबका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, सबके पैरामीटर्स 19-20 हो सकते हैं। आई एम नॉट साइंटिस्ट, आई एम नॉट गॉड। मैं परफेक्ट नहीं बोल सकता हूं कि यही सही है, बट ऐसा है कि नाइट्रोजन गैस का माइनस ज्यादा होता है वायु के अंदर। अब हम आपको ये भी पढ़ाएंगे नाइट्रोजन गैस क्या होती है। लेकिन सुनिए, संस्कृत संस्कृत शब्द वायु का है, और वायु मतलब, अगर हिंदी में हम अनुवाद करें तो हवा, और हवा के रूप में किया जाता है। और हवा का जो वाह है, वाह, वाह का अनुवाद जो बहता है, उस वाह का मतलब है जो बहता है, जो मूवमेंट करता है, हम उसको विंड एनर्जी कहते हैं, हम उसको हवा कहते हैं, हम उसको वायु कहते हैं। इस प्रकार वायु का ऊर्जावान शक्ति है। ये क्या करने के लिए, इसका हमारे शरीर में क्या काम है? ये शारीरिक फंक्शन एंड गतिविधियों को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, विशिष्ट दिशा देने का काम करती है, डायरेक्शन देने का काम करती है। वायु डायरेक्शन देने का काम करती है। वायु एक विशेष डायरेक्शन में चलती है। वायु बिना डायरेक्शन की चल नहीं सकती, बिना डायरेक्शन की मूवमेंट नहीं कर सकती। अब देखिए, मानसून का चलना आपने कभी देखा होगा। हम आपको बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, वायु उत्पन्न कैसे होती है। वायु, विंड इज द वाई प्रोडक्ट्स ऑफ सन। विंड एनर्जी, नॉट नॉट वुड एलिमेंट। देखिए, नॉट वुड एलिमेंट, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द सन, बाय द हीट। अगर जहां टेम्परेचर नहीं है, वहां विंड एनर्जी पैदा हो ही नहीं सकती, याद रख लीजिए। जहां विंड, जहां हीट नहीं है, जहां हीट नहीं है, वहां विंड पैदा ही नहीं हो सकती। इसका एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आपने कभी पानी बॉईल किया? पानी के अंदर वायु, अगर आपको पानी के अंदर विंड को देखना है, एग्जाम्पल करना है, तो आप सब लोगों ने पानी बॉईल तो किया होगा। सब लोगों ने पानी अपने जिंदगी में एक बार तो बॉईल किया होगा। जैसे पानी गर्म होता है, उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं, और वो वायु, पानी में से वो वायु बाहर निकलने लगती है, और निकल के क्या करना चाहती है? फैलना चाहती है, और फैलकर ऊपर जाना चाहती है।
सुनिएगा गौर से। जल में जो वायु होती है, मछलियां बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेती हैं। जो जल के अंदर वायु है, उसी वायु से ऑक्सीजन लेती हैं। इसलिए जो जलचर होते हैं, वो जो समुद्र में जो जल है, उसके अंदर जो वायु है, उसी वायु से वो ऑक्सीजन लेते हैं। आप समझ में आया? हाँ जी सर। उसी प्रकार करेक्ट। से जब हम उसी पानी को बॉईल करते हैं, तो उसमें वॉवल्स बनते हैं, दिस इज द विंड। इसीलिए विंड हर जगह मौजूद है। अब हम आपको बताएं, आप जो एनवायरमेंट में देख रहे हैं, आप जहां बैठे हैं, वहां पर वायु है, वो तो आप महसूस ही कर रहे हैं, टच सेंसर स्पर्श से महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि वायु पैदा कैसे होती है। वायु जब भी इस धरती पर टेम्परेचर जनरेट होता है, तो वायु का प्रेशर, वायु ऊपर जाके उठ के फैलती है, ऊपर को जाती है। इसके बाद पानी जो है, हमारा जल जो है, वो वायु को होल्ड किए रहता है। ध्यान से सुनिएगा, वो जल को होल्ड किए रहता है। और जैसे गर्मियों का सीजन आता है, अभी मई जून का सीजन आता है, मई जून में गर्म हीट ज्यादा है, तो क्या करता है ये, वायु का प्रभाव ऊपर को चला जाता है। वायु का प्रेशर जो है, वायु का जो दाब है, वो ऊपर को ज्यादा चला जाता है। और ऊपर जाकर क्या करता है, ऊपर जाकर इस पर वायु फैल जाती है। अब जो नीचे जो पानी के अंदर, जो समुद्र के अंदर जो वायु थी, वो ऊपर को उठने लगती है। जो एक पृथ्वी की सतह के अंदर वायु, या जल के अंदर वायु, और एक पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु। जो पृथ्वी की सतह के ऊपर की जो वायु है, वो हमारे सनलाइट से, सूरज से, सन से प्रभावित होकर ऊपर को उड़ती है और फैलती है। जब वो जैसे ही वहां से उठती है और फैलती है, तो खाली स्पेस हो जाता है पृथ्वी की सतह पर। इसलिए वो खाली स्पेस को भरने के लिए समुद्र के पानी में ज्वार भाटे आते हैं, समुद्री लहरें बनती हैं। वही वायु का दाब है। इसीलिए समुद्र में लहरें बनती हैं, और वो जाके ठंडी हवा फिल होती है। और वायु के अंदर हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तो पढ़ा ही है। उसके वायु के अंदर जल वाष्प होता है। और जल वाष्प का मतलब यही है कि वायु जल को होल्ड किए रहती है। तो जैसे ही वो ठंडी वायु, समुद्री वायु पृथ्वी सतह पर आती है, और जैसे उससे गर्म टेम्परेचर टकराता है, तो बारिश का निर्माण होता है, और बादल बनते हैं, और तूफान होता है, और बारिश होती है। इस बात को, इसको बोलते हैं जल वाष्पीकरण प्रोसेस, जियोग्राफी में। संघनन, कंडेंसेशन। संगठन, संघनन, कंडेंसेशन। संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ये सब फिजिक्स और केमिस्ट्री की भाषा है। आप समझ रहे हैं बात को? ऐसे हाँ ही जी सर। आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में भी ये विंड एनर्जी जनरेट होती है। हमारा शरीर 60-70% वाटर से बना है। इसके बाद वायु का प्रकोप ज्यादा है, क्योंकि हर चीज क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। सेल के अंदर 70% पानी तो है, आप समझ रहे ना। और पानी के अंदर वो मॉलिक्यूल तैर रहे हैं, यानी मूवमेंट है। इसलिए वहां जब वो मूवमेंट होती है, तो ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्लियर बात है? सबको समझ में आया? इसीलिए यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, आपको बॉडी की, ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए आपको काट कर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी थ्योरी। आप प्रकृति को देखकर आप अपनी शरीर के अंदर की सारी क्रिया को जान सकते हैं। और बट इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब है समुद्र में ज्वार भाटे आना। अब आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है।
तो हम एक्यूपंक्चर में जब ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, हार्ट फायर और लीवर फायर को कम करते हैं। हार्ट फायर और लीवर फायर का मतलब यही है कि जब हमारे अंदर हीट बढ़ती है तो हमारा उग्र वायु जो है अपर भाग में बढ़कर और प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे हमारे जल के अंदर जो समुद्री ज्वारें आती है, उसी प्रकार से हमारे जो बॉडी के अंदर जल का भाग है उसमें ज्वार आने लगती है और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। और इन सब बातों में सिर्फ एक ही चीज का महत्व है, रोल है, वो है स्पेस। हवा को गैस में कन्वर्ट करने के लिए स्पेस, या किसी भी पदार्थ को लिक्विड और गैस में कन्वर्ट करने के पीछे स्पेस का महत्व है, खाली स्थान का महत्व है। इसलिए हवा, वायु हमेशा स्थान घेरती है, वायु हमेशा स्थान किसी स्पेस को कवर करती है। और जहां स्पेस खाली होता है वहां गैस बन जाती है। और आपके पेट में कहां गैस बनती है, जहां खाली स्थान रहता है। आपके आपका जीआईटी ट्रैक क्या है, खाली स्थान ही तो है, हॉलो है ना। और जब आपके उसमें हीट बढ़ जाती है, अग्नि बढ़ जाती है, टंग देखो तो रेड, और आपको गैस बनना शुरू। अरे डॉक्टर साहब, गैस्ट्रिक और एसिडिटी बनती है। एसिडिटी का मतलब अग्नि और वायु। आप समझ में आया आपको? हम जी आपको सर। इतना डीप रूटेड पढ़ा रहे हैं इस बात को कि हमें लगता है कि विंड एलिमेंट के बारे में, हम ये दावा करते हैं कि विंड एलिमेंट के बारे में अगर कोई आपसे पूछ लेगा तो हमें लगता है आप उसको इतना जवाब देंगे कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। इस प्रकार से आयुर्वेद ने वायु के 5 स्थान बताए, 5 प्रमुख स्थान बताए, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, है ना, उदान वायु। इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये देखिए, हम आपको जो बात कहना चाहते थे वो एक इमेज में देखिए। आप इमेज के अंदर क्या हो रहा है, जो ये सनलाइट आ रही है और वार्म एयर ओवर द लैंड राइज, वो हमारे पृथ्वी से ऊपर उठ रही है गर्म हवा। और जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है तो समुद्र पर प्रभाव, प्रेशर क्रिएट होता है, और समुद्र के अंदर जो ठंडी कूल एयर है, इसलिए वो ऊपर को इंप्रूव करती है, इसलिए बारिश होती है। और इसी प्रकार से वायु मूवमेंट करती है। यानी वायु को मूवमेंट करने के लिए जल और अग्नि की आवश्यकता है। और जल और अग्नि को मेडिकल भाषा में, डॉक्टरी भाषा में, केमिस्ट्री भाषा में एसिड एंड अल्कलाइन, बोलिए सर, आई एम राइट, एसिड एंड अल्कलाइन, एसिडिक और अल्कलाइन कहते हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी यही कहना चाह रहा है, हर हर एक मैटर का, हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक एलिमेंट्स का एक स्टेज है, या तो वो एसिडिक है या वो अल्कलाइन। बस दो ही चीजें चेक करते हैं। आपके बॉडी में भी आपका टेम्परेचर फिक्स किया भगवान ने, उस टेम्परेचर से डाउन गए तो मौत, और ऊपर गए तो मौत। समझिए बात को। इसलिए आपके अंदर आप स्वयं ईश्वर हैं, ये वायु ही परमात्मा है, ये वायु ही आत्मा है, ये वायु ही है जो बिना किसी किसी के आकार में बदल सकती है, किसी भी स्मॉलेस्ट चीज के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए वायु यानी पवन, पवन जो ऐसी वायु जो गति करती है वो उसको पवन कहते हैं। ऐसे वायु के बहुत प्रकार के प्रोनाउंसिएशन है। ऐसी वायु जो किसी चीज के अंदर स्थिर रहती है, ऐसे वायु के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे समुद्र के अंदर स्थिर है, आपने कभी बर्फ जमाई है, उसी पानी में वायु होती है। लेकिन जब वो अब ज्यादा पानी का ही प्रभाव हो जाता है और टेम्परेचर उससे दूरी रख दीजिए तो वही वायु हार्ड हो जाती है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। मालूम है किसकी वजह से? वायु की वजह से। इसीलिए जब हम फ्लाइट से ऊपर उड़ते हैं तो एक विशेष ऊंचाई पर जाने के बाद वायु का दाब खत्म हो जाता है। यानी जो वनस्पति विज्ञान है, जो हमारे धरती पर जो पेड़ पौधे हैं, जो वुड है, इन्हीं से प्रोडक्शन हो रहा है वायु का। क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल की उपस्थिति में और पानी की उपस्थिति में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पत्ती के अंदर, एक लीफ के अंदर पानी पानी और क्लोरोफिल पानी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसीलिए इसीलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्योरी बोलते हैं इसी को। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट मतलब हीट, संश्लेषण मतलब सिंथेसिस करना, सोख लेना। जब पानी जब पानी हीट को सोखता है, जब पानी हीट को सोखता है, सुनिएगा इस बात को, जब पानी हीट को सोखता है या हीट पानी को सोखती है, दोनों में क्या अंतर है? नहीं। हीट, जब जब आपने पानी गर्म किया तो वायु के रूप में जल वाष्प होकर उड़ जाता है, वो वायु हुई है। इसलिए वायु पैदा होती है अग्नि और जल के मिलन से। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा होगा लगते हुए। जब भी ऑक्सीजन लगती है किसी पेशेंट को, उसमें पानी का भी एक होल्डर नीचे लगा होता है। सिलेंडर में देखा कभी आपने? ऑक्सीजन में पानी का होल्डर लगा होता है, और वो गैस जो आती है वो पानी से टकरा कर आपके बॉडी को मिलती है, तब वो ऑक्सीजन कहलाती है। ऐसे सेम आपके फेफड़े के अंदर, आपके लंग्स के अंदर भी मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर जस्ट लाइक ए वाटर। जब वायु अंदर जाती है, वायु कौन है? नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन, सभी गैसों का मिश्रण वायु है, हवा है। और जब वो जैसे अंदर जाती है तो उसको सिर्फ ऑक्सीजन बॉडी को रिसीव करती है, बाकी सारी गैसें वापस चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर वायु, हवा हवा और जब जल का मिलन होता है तो ऑक्सीजन आती है। जब आप समुद्र के किनारे, जब पानी बारिश हो जाती है तो आपको शुद्ध ठंडी हवा मिलती है। आहा सर, मजा आ गया, शुद्ध हवा है। क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, आप दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स इन इन्वायरमेंट, टॉक्सिन्स इन एयर। और टॉक्सिन का मतलब ही हीट है। जब टेम्परेचर ज्यादा हो और हीट कम हो तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। उससे क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। आप समझाया? जब हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब आप दिल्ली जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका चेहरा काला पड़ जाता है। और जब आप अच्छे स्वच्छ वातावरण, जंगल वाले एरिया में जाते हैं तो आपका चेहरा खिल जाता है, मुस्कुरा जाता है। दिस इज द कंसेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिए, आप यानी आप और आप, हमारे जी में जो पौधे हैं, हम दोनों ही इस वातावरण यानी वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिए, हम इस पृथ्वी की आयु को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं हम लोग। क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसीलिए वायु हमारे वायु हमारे शरीर के अंदर, हमारा जो बॉडी का वायुमंडल है, आप समझ में आया? पृथ्वी के अंदर भी पृथ्वी के जो चारों तरफ जो गैस का जो घेरा है वो वायुमंडल तो है। मंडल इज द ग्रुप, मंडल, जस्ट कॉल इट इन इंग्लिश ग्रुप, सर्कल, राइट? उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी वायु का मंडल है। और ये वायुमंडल का काम क्या है? जनरेट द एनर्जी। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि विंड की क्या क्वालिटी है। हमने आपको अभी ग्रुप में एक मैसेज डाला था। अरे राज ने सेव नहीं किया है। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। देखिए विंड का काम है। हमने वुड एलिमेंट पढ़ लिया। वुड एलिमेंट मिक्स गैसों का एक कंपोजिशन कंपाउंड है। अब उसके अंदर उसकी प्रोडक्शन है विंड। किसके वजह से विंड? किसकी वजह से? प्लांट किसकी उपस्थिति में, किसकी वजह से? प्लांट के अंदर जो वाटर और क्लोरोफिल है, उसकी वजह से विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और विंड का काम क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, जनरेशन ऑफ एनर्जी, किसी चीज को जनरेट करना। एंड क्लीन एंड रिन्यूएबल, किसी भी चीज को रिन्यूअल करना।
आपका कोई जख्म हो गया और जख्म भर नहीं रहा, तो वहां का सर्कुलेशन वीक होता है, तभी तो जख्म नहीं भरता। और सर्कुलेशन को कौन करता है? विंड एनर्जी। आप समझ में आया? एंड इट द जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी, आपने पवन चक्कियों के बारे में पढ़ा होगा, आपने विंड के बारे में, जब आप किसी भी दो ब्लेड को रगड़ते हैं, आप दो पत्थर को रगड़ते हैं, रगड़ना यानी मूवमेंट्स, जब तेज मूवमेंट करते हैं तो आग जनरेट हो जाती है। आग इज द हीट, हीट इज द इलेक्ट्रिसिटी। आपको करंट लगता है, आप जल जाते हैं, तो हीट, हीट इज द एक स्टेज। देखिए हीट में, हीट की बहुत सारी स्टेज है। हीट फायर भी होती है, हीट हॉटनेस भी होती है, हीट इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। जब हम आपको हीट पढ़ाएंगे तो उसमें हम समझाएंगे। तो विंड एनर्जी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल मोशन। मोशन मतलब गति। तो जो गति का जो नियम है, उस व्यक्ति ने एक्यूपंक्चर को पढ़ा होगा, उस व्यक्ति ने विंड एनर्जी को पढ़ा होगा, उस व्यक्ति ने प्लांट को समझा होगा, उस व्यक्ति ने उड़ को समझा होगा, तब जाके वो गति के नियम को समझ पाया। A natural movement of the air of the any velocity and with direction and speed sorry, हमने आपको पढ़ाया था अभी कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं, उनको स्पीड और दिशा देने का काम वायु करती है। और वायु को पैदा होने के लिए स्पेस की जरूरत होती है, और स्पेस के अंदर गैस होती है, और गैस इज द नॉन मूवेबल। गैस ओनली ज्वलनशील, गैस हमेशा ज्वलनशील हो सकती है। इसीलिए आपके जब सेल के, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हीट बढ़ जाती है, ज्वलनशील हो जाती है, वही गैसेज आपको बनने लगती है, वही गैस गर्म होने लगती है। समझ में आया ना? तो गैस का इलाज वास्तविकता में पानी पीना है। हाँ, इसलिए लोग कुछ लोग ज्यादा पानी पीते इसलिए जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनको गैस नहीं बनती है। समझ में आया? जी सर। ये था हमारा वुड एलिमेंट। अब यही वुड एलिमेंट हमारे शरीर के अंदर प्रोडक्शन। तो अब हमारे अंदर देखिए, देखिए अब वायु कहां बढ़ रहा है। अब हमारे अंदर हमने क्या पता था कि वायु बनने के लिए, हवा बनने के लिए जल और टेम्परेचर जरूरी है, यही बताया था हमने आपको। तो शरीर के अंदर जल और टेम्परेचर को कौन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी एंड यूरिन ब्लैडर। फायर के अंदर आता है, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, फायर के अंदर आता है हार्ट, और वाटर के अंदर आता है किडनी। इसको बोलते हैं किडनी हार्ट डिस्मनी। और जिस व्यक्ति के अंदर किडनी और हार्ट की डिस्मनी हो जाए, मौत निश्चित है। और हमारी आयु भी एक इसी इसी रेशियो में चलती है। जब हम पैदा होते हैं तो विंड होती है, जवान होते हैं तो फायर होती है। फायर इज द टॉप स्टेज। बस इसके बाद फिर डाउन की तरफ हमारी जो वायु है, जब हमारा जब मई जून में टेम्परेचर हाई होता है तो एक विशेष स्थान तक वो हाई होती है, इसके बाद वो डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। और फैलकर हमारे कहाँ टकराती, कहां से टकराती है? हिमालय पर्वत पर। हमारी किस पर? ग्लेशियर से टकराती है। और ग्लेशियर पिघलकर फिर वो कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। आप समझ में? ग्लेशियर से टकरा के फिर वो कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इसीलिए गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में जमीन से ठंडा पानी निकलता है, और इसी की वजह से सर्दियों में गर्म पानी निकलता है। आप समझ में आया गया? जी सर। राइट। अब आपको बताएं, अब हम आपसे कहें कि आप जो देख रहे हैं आसमान, आपका जो एनवायरमेंट है, आप 24 घंटे जल से डूबे हुए हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें पानी है। हाँ सर, ऐसे कैसे पानी है सर? लाइट जल रही, बढ़िया सूखा मौसम है ना? अरे सर कैसे मान ले पाए? जल है। अगर आपके कमरे में जल का कंसेंट्रेशन नहीं हो तो आप अभी अग्नि से जल जाओगे, टेम्परेचर से, हीट से जल जाओगे। आपके हीट को एक टेम्परेचर तक कंट्रोल बनाए रखना, ये जल का काम है। शीतलता, जल की एनर्जी है शीतलता, कोल्डनेस। मॉइस्चर हर जगह होगा। मॉइस्चर हर जगह होगा। फ्रिज से अपना बोतल निकालते हैं ना, हाँ उसको रख देंगे तो चारों तरफ हाँ, फ्रिज फ्रिज से निकाली पानी की बोतल, जैसे आप कमरे से, फ्रिज से बाहर रखेंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगी। आप समझ में आया आपको? इसीलिए जी सर।
वुड एलिमेंट जिस तरह से समुद्र में, इसलिए मौसम आपने देखा हो कभी कभी, जब आपको जब भी बादल बनते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ को मानसून बनता है ज्यादातर तक, क्योंकि साउथ इज द हॉट, हॉट मूवमेंट करता है कोल्ड की तरफ को, कोल्ड मूवमेंट करता है हॉट की तरफ। यही है चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी इस गति के नियम में हीट जिम्मेदार है, अग्नि जिम्मेदार है, और उस अग्नि को स्थिरता देने के लिए जल जिम्मेदार है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में जल की कमी हो जाए तो वो अस्थिर माइंड, अनसेटल माइंड, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, और अपन लोग इलाज भी करते हैं, हार्ट फायर, लीवर फायर, सीडेट करते हैं ना। इसीलिए हमने आपसे कहा कि अगर आपने दुनिया को समझ लिया आपको मेडिकल साइंस समझना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स और साइंस की भाषा में उलझे हुए हैं, वो मतलब क्लियरिटी नहीं देती ना, और उनकी भाषा क्लियरिटी नहीं देती है। लेकिन क्लियरिटी हमारी आपकी आम भाषा आपको देगी। इसलिए हम उन उन बातों को, उन थ्योरीज को हमने कन्वर्ट करके हमने आपको प्राकृतिक आपको ढंग से समझाने का प्रयास किया है। और हमें लगता है कि वुड एलिमेंट जितना आपको समझ में आया कभी जीवन में नहीं आएगा। अगर बढ़िया सर, आप बहुत बढ़िया। अब देखिए आपके पास जो समुद्र के किनारे रहते हैं, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वहां पर क्लोराइन गैस, क्लोराइन की ज्यादा अधिकता पाई जाती है, पपड़ी सी जम जाती है। समुद्री किनारे पे आप लोग गए ना, जमीन वहां पर फट जाती है। कभी आप लोग बॉम्बे गए घूमने गए हो, कौन सा काले पत्थर घूमने जाते हैं, वहां पर देखें जमीन पे क्रैक मिलेंगे। वाई? वो क्लोराइन की वजह से। और हम पानी को शुद्ध करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरीन की टैबलेट। स्विमिंग पूल में क्या जाता है? क्लोरीन की टैबलेट। इसलिए समुद्र के अंदर क्लोरीन ज्यादा होता है, इसलिए हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते। सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है उसमें, सोडियम क्लोराइड होता ना, क्लोरीन। हाँ। अब सोडियम क्लोराइड क्या करता है? सोडियम क्लोराइड समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा आयन पैदा करता है, सबसे ज्यादा आयन पैदा होता है। समझ में आया ना? आयन, व्हाट इज आयन सर? आयन एक चार्ज है, और चार्ज कौन है? ये दो लोग चार्ज हैं, एक हीट एंड कोल्ड। ठीक है, हीट एंड कोल्ड, अग्नि एंड जल, लाल एंड ग्रीन। आपने कभी इलेक्ट्रिशियन के पास देखा रेड वायर एंड ग्रीन वायर? तो एक से वो न्यूट्रल टेस्ट करता है, एक से वो फॉल्ट को टेस्ट करता है। बोलिए, कहीं ना, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए, चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको ये दो चीज की कंसिडरेशन, एसिडिक एंड अल्कलाइन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अच्छा एंड बुरा, इन एंड यांग, किसी ने इसको yin यांग कह दिया, इसी को डुअलिटी का सिद्धांत। और यही हीट एंड कोल्ड, और ये दोनों सिद्धांत, ये दोनों इसलिए जरूरी थे क्योंकि इसी की वजह से मोशन हो रहा है, गति का नियम इसी से ही है। इसीलिए इसीलिए न्यूटन ने क्या, एप्पल फेंका तो ऊपर, है ना? और न्यूटन ने एप्पल फेंका, वो ऊपर नहीं गया, नीचे आया। क्यों ऊपर क्यों नहीं गया? या तो उसको इतने ऊपर फेंका जाता कि वो वायु दाब से हमारे हिमालय पर्वत की ऊंचाई के लेवल से ऊपर जाता, तो वो नीचे नहीं आता, तो वो आसमान में हमारे वायुमंडल में तैरता रहता। इसीलिए क्योंकि उन्होंने वायु दाब के प्रेशर, क्योंकि नीचे समुद्री पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कोल्ड वायु है, कोल्ड वायु है। इसलिए कोल्ड का मतलब भारी, हैवीनेस। आप पानी कैसा होता? भारी होता ना, बर्फ जमाते हैं भारी होती ना, इसलिए हैवीनेस। इसलिए हैवी चीज, यदि वो किसी भी हैवी चीज को अपने आप आकर्षित करता है, खींचता है। यही तो गति का नियम था। इसे इसके बारे में, गति के नियम के बारे में बहुत लोगों ने खोजा, और हमारे वेदों ने, हमारे अध्यात्म ने ये बहुत पहले कब से खोज के रखा है। इसीलिए अमेरिका के कई साइंटिस्ट साइंस को छोड़कर वो हमारे वेदों की तरफ आ गए। हमारे वेद, वेद का मतलब हमारे आपकी कोई जायदाद नहीं है। हम यहाँ किसी रिलीजियस की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं कर रहे हैं, कि हमारे वेद का मतलब दिस इज द उस टाइम की प्योर नॉलेज कन्वर्ट इनटू द बुक्स। बस उस टाइम के जो प्रैक्टिकल अनुभव थे वो वेदों में कन्वर्ट है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, और उनमें ये सारा ज्ञान दिया हुआ।
तो वायु एलिमेंट फ्रैक्शन, जनरेशन, क्लीन, यानी हर चीज को साफ करता है। और आप किसी चीज को क्लीन करते हैं तो क्या करते हैं? हवाई में तो करते हैं, अरे यार वाह ठंडी हवा, साफ हवा चल जाए। अगर इसके बाद एक एग्जाम्पल और अब वायु जो है बिना स्पेस के आकाश तत्व, जिसको आयुर्वेद में आकाश तत्व कहा गया है और एक्यूपंक्चर में मेटल कहा गया है और कई जगह इसको स्पेस कहा गया है, खाली स्थान। जब वायु खाली स्थान के बिना जनरेट नहीं हो सकती है, जब आपके बॉडी के अंदर कोई भी जब खाली स्थान हो जाता है तो वहां जहां जहां पर खाली स्थान है वहां वहां पर जाके वायु एक्यूमुलेट हो जाती है। जोड़ों में दर्द, जोड़ों में कैविटी होती है, इसलिए ज्वाइंट वात पेन, प्रॉब्लम। वात रोग, इसलिए आपका ट्रंक एरिया ये सबसे ज्यादा हॉलो ऑर्गन है, इसलिए यहां पर वायु सबसे ज्यादा अटैक। अरे डॉक्टर साहब गैस से छाती में दर्द हो रहा, अरे डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा, मूविंग पेन हो रहा। एंड आर्टरी, आर्टरी क्या है? आर्टरी में अंदर होल होता है, एक पाइप की तरह स्पेस ही लंबा है, इसलिए एम्बोलिज्म। आप जब आप एम्बुलेटिक एम्बुलिज्म पढ़ेंगे तो एयर एम्बुलिज्म भी होता है, पानी का बलबूजा। और आपके जब आर्टरी के अंदर और जब लंग्स के अंदर या ब्रेन के अंदर चला था उससे भी हेमरेज होता है, आपको मालूम होना चाहिए, स्ट्रोक हो जाता है। जब डॉक्टर जब लैब टेक्नीशियन आपके बॉडी से ब्लड निकाल रहा होता है वेन से, तो वो क्या करता है? एयर को इंजेक्शन लगाते हैं, क्या करता है? एयर को निकाल लेता है। नहीं तो एयर एम्बोलिज्म, अटैक ऑफ द आर्टरी या डैमेज ऑफ द वेन्स, आपको कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है, आपका लंग्स भी कोलैप्स कर सकता है। कहने का मतलब एयर की बात हो रही, इसलिए स्पेस, स्पेस और विंड का गहरा रिश्ता है और इन दोनों के मिलन से ही साउंड पैदा होती है, शब्द पैदा होती है। तो जब आपकी बॉडी में स्पेस का प्रभाव बढ़ता है तो वायु का घर्षण स्पेस से होता है, इसलिए साउंड पैदा होती है। और आप जब जब आप के अंदर गैस बनती है तो आप गैस फॉर्मेशन करते हैं तो साउंड आती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर वो गैस फॉर्मेशन फ्लैटुएंस आ रही है और साउंड आती है, तो आप समझ जाइए कि उसके लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, ब्लॉकेज है। आप समझ में आ गई क्लियर बात? आपके जोड़ों से आवाज आने लगी, समझ जाइए कि स्पेस बढ़ गया है, सॉरी स्पेस कम हो गया है, सॉरी स्पेस कम हो गया है। क्लियर? इस तरह से हम वायु के एग्जाम्पल्स हम यहां देखते हैं। आई होप कि आपको विंड एनर्जी समझ में आई होगी। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर सर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास बहुत पढ़ानी थी लेकिन आज कम, आज प्रॉपर नहीं हो पाई है ज्यादा। नहीं, बढ़िया रहता है। नॉलेज जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया था सर। और यहाँ तक नहीं पढ़ा है वो अच्छा हो गया, जी, नहीं तो ऊपर से निकल जाता। बहुत बढ़िया था सर। जी, ये जो वुड एलिमेंट है, पहली बार इस तरह से देखा, क्योंकि जो अपने लकड़ी का जो उदाहरण दिया था और अपने जी, बॉडी का बॉडी सेल्स का उदाहरण दिया था ना, वो कभी सुना ही नहीं था, सोचा भी नहीं वेरी गुड, वेरी था। गुड, कभी सोचा भी नहीं था। वेरी बहुत नाइस। अच्छा लगा। और यहाँ तक पढ़ा यही ठीक है। और ज्यादा पढ़ा तो शायद मेरे ऊपर से निकल जाता ज्यादा, अपने क्योंकि क्या देखिए पढ़ा है अपने लिए बहुत। तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप इलाज के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, डॉक्टरी के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। हमें लगता है कि बराबर, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम इस दुनिया में क्यों बने। प्रैक्टिकली। सही बात है। बहुत कुछ देखा मैंने। इसको बातें तो बोलते हैं मालूम थी लेकिन आत्मदर्शन। सही बात है। सही बात है सर। बहुत अच्छा डॉक्टर था। मदन क्या ख्याल है? बढ़िया था। सर एकदम शानदार क्लास थी सर आज तो। कुछ कंफ्यूजन तो हुआ है, दोबारा एक बार सुननी पड़ेगी सर क्लास दोबारा। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा सा हार्ड चीजें हैं इसमें, हम ये नहीं कह रहे हैं, फिर भी हमने बहुत इजी करने की कोशिश की। हाँ, नहीं सर थोड़ा सुनेंगे ना तो जब यूटिलाइज कर पाएंगे इन प्रिंसिपल को और समझ पाएंगे। लेकिन आज पता लगा
वायु के बारे में अच्छे से। हाँ, पता लगा रही है, पढ़ना पड़ेगा। इसको आज वायु को पता नहीं, आज वायु दर्शन किए, यानी वायु दिखती है। और देखिए आज हमने वायु को देखा है, महसूस तो दुनिया करती है।